हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी से भी है और साइड बुक जो आप लोग यूज़ करते हैं, प्रदीप हो गया या कोई भी बुक, नूतन हो गया, कोई भी बुक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें ये फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वैसे आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा मेरा बेस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ी हुई हैं, इसलिए उनका टोटल क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई एक फिक्स मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी कि वो जगह घेरेगा। जैसे यहाँ पे मैंने शीट ऑफ पेपर रखा है तो इसका कोई ना कोई फिक्स मास होगा और देखिए इसने जितना जगह भी घेरा हुआ है। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास होगा और वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसे हम मैटर कहेंगे। बेसिकली क्या होता है, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स पढ़े होंगे, लोअर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी जो है ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। बीईसी का फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बोस आइंस्टीन नाम क्यों रखा गया? साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस ये इंडियन साइंटिस्ट हैं और एल्बर्ट आइंस्टीन को तो आप जानते ही हैं। तो बीईसी जो ये 5th मैटर रखा गया है, स्टेट ऑफ मैटर, ये बोस और आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है क्योंकि इसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सभी मैटर में क्या है। सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड में जानते हैं आप, एटम्स या मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके एटम्स के बीच में स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। और देखिए, जब पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस ही नहीं होगा तो वो मूवमेंट भी नहीं करेंगे, और मूवमेंट नहीं करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? लो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है, मूवमेंट करता है, तो उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जब मूवमेंट ही नहीं होगा, मोशन ही नहीं होगा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत ही लो होगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो एटम्स होते हैं, अगर हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस तो होते नहीं है, इसलिए अपने ये मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके फोन में होता है वाइब्रेट मोड होता है, वाइब्रेट करने लगता है, उसी तरह बिल्कुल इसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे रह करके वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, और इनको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रेस यानी दबाया नहीं जा सकता, प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये बिखर जाएंगे या टूट जाएंगे। ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इनके बीच में नेग्लिजिबल होते हैं। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ऑलमोस्ट 0 होते हैं। लिक्विड्स पे आते हैं। लिक्विड्स में कोई भी पैटर्न नहीं होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है पार्टिकल्स का। इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है और साथ ही साथ अगर शेप की बात करें तो अगर लिक्विड को आप जिस कंटेनर में रख लेंगे वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, अगर सपोज आप लिक्विड को जार में रख रहे हैं तो वो जार का शेप ले लेगा, ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। तो लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं, बट फिक्स वॉल्यूम इसका होता है कि अगर आप 1 लीटर दूध को या पानी को ग्लास में रख रहे हैं, फिर उसी 1 लीटर दूध या पानी को आप जार में रख देंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बस उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? थोड़ा सा गैपिंग होता है, स्पेस होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के पास थोड़ा सा स्पेस होता है जिससे ये मूव कर सके।
तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और इनको थोड़ा सा कॉम्प्रेस भी किया जा सकता है क्योंकि स्पेसेस होते हैं तो इनको कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स को कॉम्प्रेस करके आप सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। थर्ड आएगा स्टेट ऑफ मैटर, गैस। अब आप जानते हैं गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर होते हैं। अब दूर है तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी क्योंकि पार्टिकल्स के पास स्पेसेस होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हाई होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। दूसरा क्या, इनको कॉम्प्रेस किया जा सकता है, इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। कॉम्प्रेस का मतलब होता है दबाना, और किसी चीज को आप कैसे दबाएंगे, कॉम्प्रेस यानी कि प्रेशर अप्लाई करके दबाएंगे। तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। और जब इनको कॉम्प्रेस करेंगे तो इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, आपस में टकराएंगे यानी कि कोलाइड करेंगे। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन द पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है, और इनके बीच में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। तो ये तीन हो गए। अब इसके बाद प्लाज्मा और बीसी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, इन स्टेट्स में क्या होता है। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, ये बहुत कॉमन स्टेट ऑफ मैटर नहीं होता है। हमारे अर्थ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों बहुत ही कॉमन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, बट प्लाज्मा इतना कॉमन नहीं होता है, ठीक है। प्लाज्मा में होता क्या है, बहुत ही चार्ज, हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई होती है। जैसे कि स्टार्स में, तारों में क्या होता है, क्यों ये शाइन करते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं हाईली चार्ज्ड होते हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो नोबल गैसेस का यूज करते हैं किन चीजों में, साइनिंग बोर्ड में। जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड आप लोग देखे होंगे रात में बहुत ही शाइन करते हैं, चमकते हैं, उसमें नोबल गैसेस का यूज करते हैं। उन बोर्ड्स में, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स में क्या करते हैं, नोबल गैसेस को भरते हैं और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके पार्टिकल्स चार्ज्ड हो जाते हैं, यानी कि उनके में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और जिससे वो शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है, हाईली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई होती है। फिर अगला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसका क्रिएशन कब किया गया था, 1995 में, और सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया था, रूबिडियम को कूल किया था, ठंडा किया था टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, -273, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। तो रूबिडियम पे इसको कूल किया था। अब लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना वो क्लम्प करने लगते हैं। क्लम्प मतलब क्या होता है, आपस में अटैच होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। यानी कि देखिए जैसे पार्टिकल्स, एटम्स अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को लो करेंगे एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे में इकट्ठा होकर के ढेर बना लेते हैं। किसी चीज का ढेर बनाना उसे हम क्लम्प कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि दे आर नो लॉन्गर थाउजेंड ऑफ सेपरेट एटम्स, मतलब कि इस स्टेट ऑफ मैटर में आपको अलग अलग एटम्स नहीं दिखाई देंगे, क्लम्प ऑफ एटम्स दिखाई देंगे, कि यानी कि बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हो। उस जुड़े हुए एटम को हम लोग कहेंगे सुपर एटम। सुपर एटम का मतलब कि जब थाउजेंड्स ऑफ एटम्स आपस में जुड़ करके ढेर बना ले किसी चीज का, उसे हम लोग कहेंगे सुपर एटम। तो ये है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोगों ने 5 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो मैटर के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें हम लोग को 5 लॉज पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गे-लुसाक्स लॉ। इसमें से बहुत सारे लॉ आप लोगों ने 10th में भी पढ़े हैं, तो इनका भी क्विक रिवीजन ही हमें करना है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली क्या है, 9th और 10th के कुछ पोर्शंस मिला करके बनाए हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्विक रिविजन्स करने हैं, आप लोगों को याद भी होगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमारा पहला लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, देखिए इस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि मास को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस मास को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना नष्ट कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, सपोज 2 रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, जो चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो सपोज ए रिएक्टेंट लिया है एंड बी रिएक्टेंट लिया है। अब दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि इनका मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट में सपोज ए बी बना, तो जितना मास इस रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास इस प्रोडक्ट का भी होगा। तो यानी कि मास क्या होता है, ना क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो कि रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट का मास आपका 100 ग्राम हो गया और प्रोडक्ट का आपका मास 20 ग्राम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए का मास जो है 1 मोल है, बी का मास कितना है, इसका भी 1 मोल है। और जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, और ए बी का मास कितना होगा 2। तो ए और बी के जब मास को कंबाइन करेंगे तो 2 मोल आ रहा है, और प्रोडक्ट का जो मास है वो भी 2 मोल है। तो इस तरह देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्वल हैं। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था, और इसकी टेस्टिंग किसने की थी, लैंडॉट ने की थी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोसियर ने दिया था और इसकी टेस्टिंग लैंडॉट ने की थी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, क्लोरीन का मास 6 ग्राम है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका मास 8 ग्राम है। तो दोनों रिएक्टेंट के जब मास को हम लोग ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और प्रोडक्ट का भी मास देखिए 8 ग्राम ही है। तो दोनों के मास क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है न्यूमेरिकल, इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज टू होल्ड ट्रू देन 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड will produce 7.3 ग्राम ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड BaSO4 यानी कि बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन में कहा क्या है कि बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का मास दे दिया है, H2SO4 का मास दे दिया है, और प्रोडक्ट में HCl का मास दे दिया है। तो बेरियम सल्फेट का मास कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट का मास निकाल लेंगे, यानी कि मास ऑफ BaCl2 प्लस मास ऑफ H2SO4 दोनों को ऐड करेंगे, 30.6 ग्राम आया, और प्रोडक्ट में HCl का मास दिया हुआ है 7.3। क्या करेंगे, इन दोनों के टोटल में से HCl के मास को माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा बेरियम सल्फेट का मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल है। अब इसके आगे के लॉज हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।